फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। एंड आज का हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आज हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, इसका क्या इंडिकेशन होता है, किस पेशेंट को ये देना चाहिए, किस पेशेंट को ये नहीं देना चाहिए, कौन कौन से टीम मेंबर होते हैं और कितना वोल्टेज होता है, कितनी ड्यूरेशन है, सारा कुछ हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ ए टाइप ऑफ सोमैटिक ट्रीटमेंट। ये एक थेरेपी होती है जिसमें सोमैटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस बाय विनी एंड चार्लेटी इन अप्रैल 1938। इसको पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया था? 1938 में। फ्रॉम 1918 ऑनवर्ड CT स्कैन बीइंग कंसीडर्ड एज यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट। और इसको ये कंसीडर किया गया था कि ये साइकेट्रिक ट्रीटमेंट एक यूनिक साइकेट्रिक ट्रीटमेंट है। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी इज़ अ आर्टिफिशियल इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रैंड mal सीजर थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफ ब्रेन। इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी में क्या होता है, इसमें हम आर्टिफिशियल सीजर देते हैं। किसके थ्रू? इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू। ब्रेन में हम इलेक्ट्रिकल करंट के थ्रू आर्टिफिशियल सीजर देते हैं, ग्रैंड mal सीजर। द स्टिमुलेशन अप्लाइज थ्रू द इलेक्ट्रोड्स दैट प्लेस आइदर बाइलेटरली इन फ्रंटल रीजन, यूनिलेटरल और द नॉन डोमिनेंट साइड। इसको कहाँ अप्लाई करते हैं? फ्रंटल में और यूनिलेटरल में इसमें इलेक्ट्रोड अप्लाई किए जाते हैं। एंड इसको ब्रेन में इलेक्ट्रिक करंट दिए जाते हैं, जिससे क्या ग्रैंड mal सीजर आता है पेशेंट को। नेक्स्ट है पैरामीटर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट अप्लाइज। इसमें कौन कौन से पैरामीटर होते हैं? स्टैंडर्ड डोज अकॉर्डिंग टू अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन 1978 में जो अमेरिकन साइकेट्रिक थे उन्होंने इसको स्टैंडर्ड दिया, पैरामीटर ये दिया। वोल्टेज कितना होना चाहिए? 70 to 120 वोल्ट्स। एंड ड्यूरेशन कितना होना चाहिए? 0.7 से 1.5 सेकेंड तक इसको हम दे सकते हैं। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सीजर प्रोड्यूस। किस टाइप का सीजर प्रोड्यूस होता है? पहला आपका होता है ग्रैंड mal सीजर, टोनिक फेज लास्टिंग फॉर 10 to 15 सेकेंड। जब इसको दिया जाता है इलेक्ट्रिक करंट, जो लास्ट के 10 to 15 सेकेंड होते हैं, इसमें टोनिक फेज, इसको टोनिक फेज बोलते हैं, जिसमें ग्रैंड mal सीजर आते हैं। इसके बाद क्लोनिक फेज लास्टिंग फॉर 30 to 60 सेकेंड। 30 to 60 सेकेंड जो होता है लास्ट का, उसको हम क्लोनिक फेज बोलते हैं। नेक्स्ट हम इसका पढ़ेंगे इंडिकेशन, किन किन पेशेंट के ऊपर ये अप्लाई की जाती है। पहला है मेजर डिप्रेशन। अगर किसी को डिप्रेशन है, मेजर डिप्रेशन है, सुसाइडल रिस्क है किसी को, तो उसमें देते हैं ये। सीवियर कैटाटोनिया, अगर किसी को सीवियर कैटाटोनिया हुआ है तो उसको हम देते हैं। इसमें आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोड्स होते हैं, उनको कैसे अप्लाई किया जाता है ECT के टाइम पे, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हो। नेक्स्ट आपका है इंडिकेशन सीवियर साइकोसिस, जिसको सिजोफ्रेनिया और मैनिया हुआ है। अगर किसी को सीवियर साइकोसिस है तो उसके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है। ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर, अगर किसी को मेंटल डिसऑर्डर है, ऑर्गेनिक मूड डिसऑर्डर, ऑर्गेनिक साइकोसिस। अदर इंडिकेशन, और कुछ अदर इंडिकेशन भी हो सकते हैं, सच एज कार्डियक डिजीज व्हेन टिपिकली आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ डेरिथमियाज एंड कंजस्टिव हार्ट फेलियर फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। इसको हम जो हार्ट से रिलेटेड जो पेशेंट होते हैं उनमें अप्लाई नहीं करते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन में नहीं देते हैं, जिससे कि फीटस को इसमें रिस्क हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्ट्रा इंडिकेशन, किस पेशेंट को हम नहीं देते हैं। राइज ICP इंट्राक्रैनियल प्रेशर, अगर किसी का इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ है तो उसके ऊपर ये अप्लाई नहीं करेंगे। और भी हैं जैसे कि सेरेब्रल एन्यूरिज्म, सेरेब्रल हैमरेज, अगर किसी को हैमरेज हो रहा है सेरेब्रल में, ब्रेन ट्यूमर, अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन है, अगर किसी को कंजस्टिव हार्ट फेलियर है, किसी को निमोनिया है, किसी को रेटिनल डिटैचमेंट है, तो इन केस में हम इसको अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्लिकेशन ऑफ ECT। इसका कॉम्प्लिकेशन क्या होता है? लाइफ थ्रेटनिंग
कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी आर रेयर। इसमें हम बोल सकते हैं ये लाइफ थ्रेटनिंग नहीं होता है, बहुत रेयर केस में होता है। ईसीटी डज नॉट कॉज बाय ब्रेन डैमेज। ईसीटी जो है वो ब्रेन डैमेज नहीं कर सकता है। फ्रैक्चर एंड समटाइम अकर इन एल्डरली पेशेंट विथ ऑस्टियोपोरोसिस। कभी कभी क्या हो सकता है कि इसमें फ्रैक्चर हो सकता है माइल्ड एंड ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है एल्डर पर्सन में। इन पेशेंट विथ हिस्ट्री ऑफ हार्ट वे डिजीज़, अगर उसको हार्ट डिजीज़ की हिस्ट्री है तो भी इसके ऊपर हम अप्लाई नहीं करते हैं। इसमें रेस्पिरेटरी अरेस्ट आ सकता है। नेक्स्ट, साइड इफ़ेक्ट ऑफ ईसीटी। ईसीटी के साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं? मेमोरी इम्पेयरमेंट, इसमें मेमोरी इम्पेयरमेंट हो सकता है। ड्राउजीनेस, कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेसनेस पेशेंट फील कर सकता है। पुअर कंसंट्रेशन एंड एंजाइटी, हेडेक, वीकनेस, फटीग, बैक एक, मसल एक, ये सारी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेंगे। ड्राइनेस ऑफ माउथ, टंग वाइट एंड इनकॉन्टिनेंस, पेशेंट टंग वाइट करता रहेगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इसकी टीम, इसमें कौन कौन से मेंबर इन्वॉल्व होते हैं। पहला आपका आता है साइकेट्री, सेकेंड है एनेस्थीसियोलॉजिस्ट, इसमें एनेस्थीसिया दिया जाता है। ट्रेंड नर्स एड शुड बी इन्वॉल्व द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईसीटी, और इसमें जो एडमिनिस्ट्रेशन करता है ईसीटी का वो भी इसमें इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रोल ऑफ द नर्स, इसमें नर्स का क्या रोल होता है। नर्स को हम प्री ट्रीटमेंट पढ़ेंगे और इंट्रा प्रोसीजर केयर पढ़ेंगे कि ड्यूरिंग हम ईसीटी जब उसको कर रहे हैं तो क्या क्या नर्स का रोल। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोस्ट प्रोसीजर, पहले हमें प्री ट्रीटमेंट पढ़ना है, उसको ईसीटी देने से पहले नर्स का क्या रोल होता है। डिटेलिंग मेडिकेशन, मेडिकल एंड साइकेट्रिक हिस्ट्री इंक्लूडिंग हिस्ट्री ऑफ एलर्जीज, जो नर्स है उसको उसकी साइकेट्रिक हिस्ट्री लेना, मेडिकल हिस्ट्री लेना है और उसको किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है वो हिस्ट्री इसको लेना है। असेसमेंट ऑफ पेशेंट एंड फैमिली, नॉलेज ऑफ इंडिकेशन, साइड इफेक्ट, थेराप्यूटिक इफेक्ट, रिस्क एसोसिएटेड विथ ईसीटी। नर्स को असेस करना है कि उसकी फैमिली को ईसीटी को लेकर कितना नॉलेज है, उनको इंडिकेशन पता है, उसका साइड इफ़ेक्ट पता है, अगर नहीं पता होगा तो नर्स को उसको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट है एन इन्फॉर्म कंसर्न शुड बी टेकन, आपको कंसर्न देना है। असेस बेसलाइन वाइटल साइन, आपको उनके वाइटल साइन लेना है पेशेंट के। पेशेंट शुड बी वन एम्पटी स्टमच फॉर 4 to 6 आवर प्रायर ईसीटी, नर्स को बताना है कि जब आपका ईसीटी होगा तो उससे आपको 4 से 6 घंटे पहले आपको कुछ भी नहीं खाना है। विदाउट होल नाइट डोज ऑफ ड्रग विच क्राइसिस सीजर होल्ड लाइक सिजोफेनियम, बार्बिचुरेट, एंटी कन्वल्सिव, आपको नाइट डोज है वो होल्ड करना है। नेक्स्ट है हेड शैम्पूइंग ऑफ द मॉर्निंग सिंस ऑयल कॉज इम्पिडेंस ऑफ पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक ऑफ ब्रेन, आपको उसको हेड को क्लीन करना है जिससे कि इलेक्ट्रिक जो है वो उसके ब्रेन तक प्रॉपर पहुंच सके। एंड ज्वेलरी, प्रोस्थेसिस, डेंचर्स, कॉन्टैक्ट लेंस, मेटेलिक ऑब्जेक्ट, टाइट क्लॉथ, रिमूव द पेशेंट बॉडी, आपको ये सारी चीज़ें पेशेंट की बॉडी से रिमूव करनी है। एम्प्टी ब्लैडर एंड बॉवल जस्ट बिफोर ईसीटी, आपको उसको जो ब्लैडर है जो उसको बिफोर ईसीटी उसको एम्प्टी करना है। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 0.6 mg एट्रोपिन IM या SC, उसको 30 मिनट बिफोर ईसीटी देना है। कौन सा एट्रोपिन उसको देना है जस्ट बिफोर ईसीटी, जब उसका ईसीटी होने जा रहा है। इंट्रा प्रोसीजर केयर, जब प्रोसीजर चल रहा है उस टाइम पे नर्स का क्या रोल होता है। प्लेस द पेशेंट कंफर्टेबल ऑन द ईसीटी टेबल इन सुपाइन पोजीशन, पेशेंट को सुपाइन पोजीशन पे टेबल पे कंफर्टेबली उसको प्लेस करना है। स्टे विद द पेशेंट टू अला एंजाइटी एंड फियर, आपको पेशेंट के साथ में यहाँ पे स्टे रहना है जिससे कि एंजाइटी और फियर उसको कम हो सके। असेस द एडमिनिस्ट्रिंग ऑफ एनेस्थेसिक एजेंट, उसको एनेस्थेसिया का एजेंट भी एडमिनिस्टर करना है। सिंस मसल्स रिलैक्सेंट पैरालाइज ऑल मसल इंक्लूड रेस्पिरेटरी मसल्स, आपको उसको मसल रिलैक्सेंट करना है जैसे कि रेस्पिरेटरी मसल्स, एयरवे, आपको उसका मेंटेन रखना है। माउथ गैग शुड बी इन स्टेट प्रिवेंट पॉसिबल टंग वाइट, आपको उसका टंग वाइट से भी प्रिवेंट करना है।
The place of electrodes placement should be cleaned with the normal saline 25% बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन। आपको जो इलेक्ट्रोड है जो अप्लाई करना है वो आपको क्लीन करना है सलाइन से। नेक्स्ट है मॉनिटर वोल्टेज इंटेंसिटी ऑफ ड्यूरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्टिमुलेशन गिवन। आपको मॉनिटर करना है कि कितने वोल्टेज देना है, कितने ड्यूरेशन तक देना है। मॉनिटर सीजर एक्टिविटी यूजिंग कट ऑफ मेथड। आपको उसमें एक्टिविटी को कट ऑफ मेथड यूज़ करना है। 10% ऑक्सीजन शुड बी प्रोवाइडेड ड्यूरिंग सीजर मॉनिटर वाइटल साइन। आपको उसको 10% तक जो ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करना है जब आप उसका मॉनिटर कर रहे हो वाइटल। रिकॉर्ड द फाइंडिंग एंड मेडिकेशन गिवन इन द पेशेंट चार्ट। आपको रिकॉर्ड को और मेडिकेशन को उसमें ऐड करना है, रिकॉर्ड करना है पेशेंट चार्ट में। पोस्ट प्रोसीजर केयर। जब ईसीटी डन हो जाएगा तो उसके बाद में नर्स का क्या रोल होता है। मॉनिटर वाइटल साइन मॉनिटर करना है। कंटिन्यू ऑक्सीजनेशन टिल स्पॉन्टेनियस रेस्पिरेशन स्टार्ट। आपको उसको ऑक्सीजनेटेड करते रहना है। असेस फॉर पोस्ट इक्टाइल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेस। आपको उसमें उसका लेवल चेक करना है कन्फ्यूजन का एंड रेस्टलेसनेस का। टेक सेफ्टी प्रोसीजर प्रिकॉशन टू प्रिवेंट इंजरी। आपको उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है। साइड लाइन पोजिशन एंड सक्शनिंग टू द प्रिवेंट एस्पायरेशन सेक्रेशन यूज द साइड रेल और प्रिवेंट फॉल। आपको उसमें साइड रेल लगानी है जिससे कि पेशेंट को फॉल करने से प्रिवेंट किया जा सके, और उसको साइड लाइन पोजीशन देना है और उसकी सक्शनिंग करनी है, सक्शनिंग। नेक्स्ट है इफ़ देयर इज सीवियर पोस्ट इक्टल कन्फ्यूजन एंड रेस्टलेस IV डायजापाम में भी एडमिनिस्टर्ड। अगर उसको ज़्यादा रेस्टलेसनेस लग रहा है तो उसको हम डायजापाम देंगे IV। डॉक्यूमेंट में एनी फाइंडिंग रिलेवेंट इन द पेशेंट रिकॉर्ड। आपको जो भी उसका रिकॉर्ड है वो मेंटेन करना है, जो भी आपको उसमें फाइंड आउट किया है आपने। तो ये था हमारा आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकन्वल्सिव थेरेपी। आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Subscribe for more content.